Okay, new recording. Good morning, assalamu alaikum once again, and let's quickly jump to the thing. So we were talking about paper pattern and requirement of Cambridge. We came to know, we explored what are the things they are expecting you guys to know and explore. These are separate domains, and I have tried to cover through my handouts different factors from these points and expectations. So like I told you, a good solution and answer should have case studies, I mean examples from film and video games and social media. So moving on to the handout जो हमने last time किया था, touch किया था, Shahram was here. और इससे पहले मैंने मीडिया रेगुलेटर्स बताए थे आपको, उस पर मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ऑफकॉम क्या करता है, बीबीएफसी क्या करता है, एएसए क्या करता है, आपने वो हैंड आउट देखना है, आपको याद आ जाएगा. ये रेगुलेटर्स का पता होगा तो कैम्ब्रिज की ये जो बात है कि रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी, स्पेशली ब्रिटेन में, आपको इसका भी आइडिया हो चुका होगा थ्रू थ्रू माय दैट हैंड आउट. यू कैन फाइंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इसके बारे में देखा था कि रेगुलेशंस क्या हैं, और हमने कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट देखे थे ब्रॉडकास्टिंग के. एंड मैंने आपको कहा था कि सारे चाहे याद ना करो, जो आपको लगता है कि ज्यादा रेगुलेशंस के इश्यूज हैं, मसलन अगर बहुत ज्यादा अंडर 8 ये जो एज स्पेसिफिक कंटेंट जो है दिखाया नहीं जाता, तो आप सेक्शन 1 का खाली नाम याद कर लो कि सेक्शन 1 ऑफ ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड, ठीक है, दैट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ, सिर्फ ये याद कर लो आप, ठीक है, सिर्फ ये याद. और सेक्शन 2 भी याद कर लो. एंड वाओ, इजी कर देता हूं मैं आपको, ठीक है. सेक्शन 1, 2 एंड 3. अगर आपको लगता है किसी फिल्म ने फिल्म या नॉट फिल्म, जो चीज ब्रॉडकास्ट होती है, बिकॉज ये ऑफकॉम है ना, ऑफकॉम का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. ऑफकॉम डील करता है ब्रॉडकास्टिंग से, चाहे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वो आपका जो नेशनल टीवी होता है, केबल नेटवर्क होता है, डिश नेटवर्क होता है, हर एक को ब्रॉडकास्ट होता है ना, वो हो, ठीक है. या इसी तरह के जो वो रिलेटेड कंटेंट होता है जो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू आपको लिंक आए, वो सारी चीजें जो है, अगर कोई चीज ऑफेंसिव है तो इसके अकॉर्डिंगली आप लिख दोगे, ठीक है. मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कंटेंट है किसी फिल्म में जो कि नेशनल टीवी पे चली है और प्राइम टाइम यानी बच्चों के टाइम में चली है, जो फैमिली टाइम में चली है, और उसमें एज स्पेसिफिक कंटेंट नहीं था, आप इस एग्जाम्पल को लिखोगे. मैं अभी आपको जनरल बता रहा हूँ, आपने परेशानी होना अगर आपको बातें मुश्किल लग रही हैं, ठीक है. वी विल गो इन डिटेल अगेन एंड अगेन, ठीक है. जस्ट अब आज बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. तो आप कहोगे कि दैट फिल्म वायलेटेड द सेक्शन 1 ऑफ ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड which deals with protection of under 18 एग्जामिनर कहता है, oh my god, इस बच्चे को सेक्शन का भी पता है. ये नहीं उसको पता कि आपने सिर्फ 3 ही याद किए हुए हैं, सिर्फ नाम आपने लिख देना है, ठीक है. दैट वुड बी हाईली इंप्रेसिव सॉल्यूशन, ठीक है. ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, सो लास्ट टाइम हमने रेगुलेशंस की बेसिक दोबारा देखी एक दफा, हमने रेगुलेटर को देखा, रेगुलेशन क्यों चाहिए होता है, वी टॉक्ड अबाउट इट, ये हैंडआउट ऑलरेडी शेयर्ड है. उसके बाद हमने ऑफकॉम के बारे में थोड़ा सा देखा कि ऑफकॉम कैसे काम करता है, देन वी हैव टच दिस थिंग अगेन टुडे. उसके बाद हमने चैनल 4 के बारे में देखा था, जो मैं आपको केस स्टडी से बता रहा हूँ, ठीक है. हम इस केस स्टडी को मैं दोबारा से आज टच कर लेता हूँ, ताकि न्यू बच्चे भी आए, उनको भी थोड़ा सा वो कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है. सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल में हवाई बातों के अलावा कुछ कंटेंट, कुछ केस स्टडी, कुछ एग्जाम्पल होनी चाहिए. तो ये एग्जाम्पल है एक्चुअली. एस के आंसर में आपने कोशिश करनी है, रिसेंटली कैम्ब्रिज की अपडेट है कि आपने 5 साल से पुरानी फिल्म्स नहीं एग्जाम्पल के तौर पे कोट करनी. सो मेरे हैंड आउट पे जो फिल्म्स है वो 5 से ज्यादा 10 साल 12 साल पुरानी फिल्म है, एएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और हम एट द मोमेंट वी आर डूइंग A2, एएस का हमारा सारा तकरीबन खत्म हो गया हुआ था, ठीक है. सो वी आर डूइंग A2, तो A2 में एज सच लिमिटेशन नहीं है, फिर भी आप कोशिश करना कि ज्यादा पुरानी फिल्म्स की एग्जांपल ना दो, ज्यादा पुरानी गेम्स की एग्जांपल ना दो. मेरे हैंडआउट्स में पुरानी मिलेंगी क्योंकि ये मेरे हैंडआउट्स पुराने हैं और ये अपडेट बात की है, और ऑल दो उन्होंने A2 में आपको इतना कंपल्शन नहीं ऐड की, लेकिन लेट्स बी सेफ, ठीक है, सेफ प्ले करते हैं. सो एनीवेज ये तो काफी पुरानी एग्जांपल है. इन 2012 चैनल 4 ने क्या किया, मैं आपको जस्ट उसका ओवरव्यू दे देता हूँ. उन्होंने वॉल्वरीन फिल्म को 6:55 पे प्ले किया ऑन अ संडे इवनिंग, जिसके बाद कंप्लेन हुई फ्रॉम अ व्यूअर. ऑफकॉम जज्ड दैट द फिल्म कंटेन 6 सीन्स या शॉट्स और इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस
that is deemed unsuitable for children. And therefore, the broadcaster, यानी कि चैनल को, had been wrong to show film before the watershed. watershed क्या होता है? 9 बजे से पहले का टाइम, रात 9 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक, ठीक है। आ, इस टाइम को वाटरशेड बोलते हैं। आई थिंक कंफ्यूजन हो गई है। मतलब वाटरशेड से पहले का जो टाइम है उसको फैमिली टाइम बोल दो, और रात 9 से सुबह 5 बजे तक के टाइम को, जब इसमें फैमिली टाइम नहीं, इसको वाटरशेड बोलते हैं। तो वाटरशेड में तो आप डिफरेंट तरह का कंटेंट प्ले कर सकते हो। उसमें आप शुरू में वो एक वार्निंग दे दोगे सूटेबल सी थ्रू आउट द फिल्म, या शुरू में कि इसमें सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, इसमें सेक्सुअल और न्यूडिटी हो सकती है, इसमें एक्सट्रीम ब्लड शेड हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप वाटरशेड से पहले ये नहीं प्ले कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6:55 पे वॉल्वरीन को आई थिंक प्ले कर दिया, उसका एड लगा दिया। फैक्ट ये था कि फैमिली फ्रेंडली जो फिल्म थी सच एज आइस एज, द मेल्टडाउन एंड द गोल्डन कंपास, वो इसी टाइम पे पिछली स्लॉट में प्ले हुई थी। तो पेरेंट्स ने ये समझा कि शायद इस वक्त फैमिली फ्रेंडली या किड फ्रेंडली फिल्म लगेगी, बट उस चैनल 4 ने वॉल्वरीन को प्ले कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। Although Channel 4 had broadcasted a warning at the start of the film that the film contained violent scenes, Ofcom judged that the wording of this warning did not make the nature of the scene contained in the film sufficiently clear. I hope you're getting it. Also, although the film had been substantially edited from 12A rating cinema version, यानी जो एक्चुअल सिनेमा वर्जन था उसमें उन्होंने 27 कट्स लगाकर उसको 12A रेटिंग में लेकर आए, यानी सारे खून खराबे वाले सीन निकाल दिए, बट स्टिल कुछ सीन थे या कुछ ऐसी उसकी फील थी जो कि बच्चों के लिए सूटेबल नहीं थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, चैनल 4 was judged कि उसने ब्रीच ऑफ सेक्शन 1.3 ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कोड किया है, ठीक है। ये अब ये देखो, टीन प्रोटेक्शन, अब मैंने तो आपको सेक्शन 1 बताया ना, आप पॉइंट्स वाला याद ना करो, आपको सेक्शन 1 ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कोड वायलेट किया, दैट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर 18। अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ऑब्वियसली तो मैंने बहुत इंटरनेट से रिसर्च करके आपको लाके दिया, बहुत डिटेल्ड है, आप इसको समराइज करोगे, ठीक है। Well, this decision will be held on Channel 4's compliance record, and repeated breaches of the code could lead to fine or shortening of the broadcasting license. उन्होंने वार्निंग दे दी, उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा रिपीट करोगे तो हम क्या करेंगे, या तो फाइन करेंगे आपको या आपका लाइसेंस रिड्यूस कर देंगे। अगर 10 साल का लाइसेंस मिला है तो हो सकता है 4 साल का होगा, उसके बाद दोबारा रिन्यू करने से पहले आपकी सारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। या अगर आपको 24 आवर्स के लिए ऑपरेट करने की आपको परमिशन मिली तो हम आपको 24 आवर्स की जगह 18 आवर्स कर देंगे। किसी किस्म की भी फाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकॉम इनको डील करता है, और ऑफकॉम जो है गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। हमने कहा था ना स्टैट्यूटरी इदारा, स्टैट्यूटरी होता है जो कि सपोर्टेड बाय लॉ होता है, नॉन स्टैट्यूटरी होता है जो वॉलंटरी होता है। हमने वॉलंटरी देखा था, बीबीएफसी से वॉलंटरी, यानी आप वॉलंटरली अपनी फिल्म सबमिट करते हो, लीगली यू आर नॉट बाउंड टू गेट योर फिल्म क्लासिफाइड, और या आगे चलते हैं। इन मार्च 2014 चैनल 4 वाज ग्रांटेड 10 इयर्स लाइसेंस टू कंटिन्यू ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा ये बात भी रेगुलेशन से रिलेटेड है कि उनको मिल गया, लेकिन उनको ये कंडीशन मिली, ऑफकॉम ने कहा कि आप 9% लोकल कंटेंट प्रोड्यूस करोगे फ्रॉम वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये तीनों जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज कह लो या क्या कह लो, स्टेट्स कह लो, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ कनेक्टेड हैं, बल्कि यूके में अच्छा वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड तो यूनाइटेड किंग यूके में आता है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना, इसका बॉर्डरिंग है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि आपने इनके रीजनल प्रेजेंस बढ़ानी है, ठीक है। प्रीवियसली वो 3% था। आपने नोटिस किया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पीटीवी पे लोकल शोज लगते हैं, पेशावर के, कराची सेंटर के, लाहौर सेंटर के। क्यों? हर कंट्री में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने लोकल लैंग्वेज कल्चर को भी दिखाना है, इवन रिलीजन को भी दिखाना है। यूके में भी है, रिलीजियस शोज उनके लीगल रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। फिर बच्चों के शोज, एजुकेशन के शोज, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको क्या लगता है, बीबीसी भी, इवन बीबीसी जो है जस्ट फ्लेवर चेंज करने के लिए डिफरेंट तरह की न्यूज के सेगमेंट बनाए हुए हैं, ठीक है, फ्लेवर चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि इफ यू आर अ न्यूज चैनल
सो न्यूज में भी बहुत सी वैरायटी ना, एजुकेशनल न्यूज, रिलीजियस न्यूज, बिजनेस न्यूज, वेदर न्यूज, अवेयरनेस न्यूज, ये सब कुछ देनी होती है। एनीवेज, मूविंग ऑन, आगे कुछ रिकैप भी पिछला हो गया। सो उन्होंने कहा था ताकि यूके की बेटर रिप्रेजेंटेशन हो, इस वजह से। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स भी होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम वगैरह, ये सब आपने इंश्योर करने होते हैं। आगे चलते हैं। ये हमने ऑफकॉम देख लिया ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, और हमने चैनल 4 की एक केस स्टडी को स्टडी कर लिया, देख लिया। आप इसको अपने वर्ड्स में समराइज करके एग्जाम में भी लिख सकते हो, मेरी असाइनमेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन सबने नहीं लिखना, खुद से भी रिसर्च कर लो। आगे चलते हमने दूसरा रेगुलेटर देखा था, दैट वाज प्रेस कंप्लेंट कमीशन, जो कि प्रिंटिंग के बिजनेस को लुक आफ्टर करता है, और ये कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। और मैंने आपको बताया था वॉलंटरी क्यों बनाई जाती है, ताकि प्रिंटिंग प्रेस जो है, जिसमें मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं, ये इंडस्ट्री जो है, स्पेशली न्यूज़पेपर, ज्यादा ऑफेंस ना करना शुरू कर दे, लोगों की जो लीगल स्पेस है उसको वायलेट ना करना शुरू कर दे, उनकी पर्सनल स्पेस में, उनकी ग्रीफ में, उनकी हैप्पीनेस में इंटरप्शन ना करे, उनको हैरास ना करे। अगर ज्यादा करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली लॉ में चेंज आ जाएगा। लॉ में चेंज आएगा तो गवर्नमेंट के फर्दर कंट्रोल में ना आ जाए। ऑल्दो वहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस पे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज चेंजेस इन द लॉ। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट बोला जाता है, फर्स्ट अमेंडमेंट में ये था कि गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है, कैन नॉट फाइन, कैन नॉट डू एनीथिंग विद द प्रिंटिंग प्रेस। आपको उसका एक क्रक्स बता रहा हूँ। तो उसको देखा जाए कि यूके में भी ये आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया था बहुत अरसे बाद जाके, कि इसलिए फिर भी प्रेस की एजेंसीज ने सोचा कि हम अपना एक इदारा बना लेते हैं, जो कि अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हो, क्राइम कमिट हो जाए, तो लोग हमें कंप्लेन करें, गवर्नमेंट को कंप्लेन ना करे। क्योंकि अगर पाइल्स ऑफ कंप्लेन इकट्ठी हो जाएंगी गवर्नमेंट के पास, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमें भी कोई लॉ या रेगुलेशन के अंडर दबा दे। इसलिए उन्होंने कहा हम घर की बात घर में फिक्स कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम ये बात एग्जांपल आपको दी थी। सो इट्स अ वॉलंटरी। नंबर 2, पीसीसी इज चेंज्ड इन 2014, और इसका नाम चेंज होके हो गया है आईपीएसओ, पता नहीं, इंडिपेंडेंट प्रेस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हैंडआउट में लिखा हुआ है, जो आपको मैंने रेगुलेटर्स वाला दिया था, ठीक है। सो हम पीसीसी की एग्जांपल दे सकते हैं वैसे, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये 2014 के बाद से आईपीएसओ बन गया हुआ है। वेल, अंटिल सितंबर 14 पीसीसी वाज द बॉडी दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर regulations of newspaper and magazine industries. The PCC operated a code of practice which was similar in many ways to Ofcom's broadcasting code. The code of practice had a number of sections detailing rules to govern the way newspapers should behave in relation to the range of issues including privacy, accuracy, discrimination. However, मतलब अगर कोई ऐसा वो करते हैं, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, इनएक्यूरेट न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, या उनको लगता है, आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम इस्लामोफोबिया है, या ब्लैक ब्लैक ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे हैं, या किसी रेस को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट, नॉट टू द गवर्नमेंट, टू आईपीएसओ, या जैसे ये पहले पीसीसी था, ठीक है। However, unlike to broadcasting code, the PCC's code of practice was an example ऑफ वॉलंटरी रेगुलेशन, ठीक है। ये कोई इसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, मीनिंग दैट न्यूज़पेपर्स वर फ्री टू साइन अप टू द कोड और नॉट। मतलब जब एक न्यूज़पेपर या मैगजीन एजेंसी मार्केट में लॉन्च होती है, वो अपने आप को अब आईपीएसओ से वॉलंटरली एफिलिएट करती है, और वो कहती है कि हम आईपीएसओ के सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। क्यों? कल को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आईपीएसओ में बैक भी करेगा, हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है, लीगली भी, मॉरली भी। और अगर आप आईपीएसओ से, पहले पीसीसी था ना, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल ही दूंगा ना, अगर आप आईपीएसओ से, आप पीसीसी का रीनेम समझ लो, अगर आप अपने आप को एफिलिएट नहीं करते हो एज अ मैगजीन, तो फिर यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। तो एफिलिएट होने का फायदा ही है। ऑल्दो आप पे एक बिला वजह के रेगुलेशंस लग जाते हैं, विद दैट दे आर वॉलंटरी, बट दे प्रिवेंट यू committing such crimes that would land you in big trouble in the longer run. If the rules are broken, the paper would be asked, the newspaper could be asked to issue an apology, but the PCC had no power to force the newspaper to do so. ये बातें हैं, लेकिन पावर मतलब आपको वैसे बता रहा हूँ लॉजिकल सेंस बनाने के लिए, कि पावर उनके पास होती है, लीगल पावर नहीं होती, लेकिन वो इंडस्ट्रियल पावर होती है। इंडस्ट्री में किसी न्यूज़पेपर को बैन, प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, सप्लाई रोक सकते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। सो न्यूज़पेपर्स आर नॉट लाइसेंस्ड
anybody can set up and start publishing if they wish. So revoking a newspaper's license was not an option for the PCC. Unlike TV stations, newspapers have no obligation to be partial and are free to support a particular political party if they wish. लेकिन आपको पता है ये बातें तो पेपर में है, ठीक है, ब्रिटेन में ऐसे ही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर स्लाइटली डिफरेंट. अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना फिर आप इतने ज्यादा ओपनली पार्शियल नहीं हो सकते, आपको अनबायस्ड अपने आप को दिखाना पड़ता है, ठीक है. अदरवाइज फिर अच्छा, अब पीसीसी के कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या थे, ऑल्दो ये आईपीएस हो गया, आईपीएस होके मैं आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस दे दूंगा. बहरहाल ये थोड़ा सा आप ग्लिम्स देख लो. एक्यूरेसी के ऊपर सेक्शन 1 है, प्राइवेसी के ऊपर सेक्शन 3 है, हरासमेंट, चिल्ड्रन, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल सॉरी, और उसके अलावा रिपोर्टिंग अ क्राइम, इस पे सारा कुछ है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद पीसीसी अंडर स्क्रूटनी हुआ, क्या हुआ, ये आप खुद देख लेना, मतलब दे आर फॉर यू टू रीड थॉरली. एंड अल्टीमेटली आप इस हैंडआउट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है आपको कुछ इंट्रोडक्शन अच्छा सा पता चल जाए, ठीक है, आपको एक केस स्टडी पता चल जाए, जो जो कंटेंट आपको पसंद आता है. देखो अब आप छोटे काके नहीं हो, आपको पता है कौन से कंटेंट आपको इंप्रेसिव अच्छे मार्क्स दिला सकता है, ठीक है. उस कंटेंट को आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, और उसको आप अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा. दैट्स ऑल. कुछ मैं हर हैंडआउट में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देता हूँ फॉर दोज हु वांट टू ग्रैस्प मोर कंटेंट, लेकिन वो एक्स्ट्रा होती है, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी. सॉरी. ओके, आगे चलते हैं. रेगुलेशंस इन द इंटरनेट एज हम बाद में करेंगे, बिकॉज हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो है आगे जाके देखनी है. सो इसमें कुछ ये सारी अनवांटेड नहीं है. मैं आज के लेसन के जो टाइमिंग को देखते हुए इसको क्विट कर रहा हूँ. आप एक दफा थॉरली पढ़ लो, जो जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसको आप हाईलाइट करके अपना सेव कर लो. और आपको पता है एडोब पीडीएफ में भी आप हाईलाइटेड पार्ट को सेव कर सकते हो, क्रॉस करते हो आपको ऑप्शन देता है, मोबाइल फोन में भी ऑप्शन देता है, और आप प्रिंट कर लो उसमें भी ऑप्शन है. जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसको कर सकते हो. सो let's move on to the question answer thing.